आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट समय की शुरुआत से। तो आप अपनी क्लास 11th की हिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर समय की शुरुआत से, है ना? तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि आदमी का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ। मतलब इस धरती पर आदमी कब सबसे पहले आया, कहाँ आया सबसे पहले और कैसे आदमी का उद्भव, कैसे आदमी इस धरती पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ, इन सभी प्रश्नों पर हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आदमी कैसे आया इस धरती पर, तो आप सीधा सा एक जवाब दे देंगे कि हाँ, आदमी का जन्म बंदर से हुआ है और बंदर धीरे 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 आदमी में बदलता चला गया। क्योंकि ये बात आज आपको पता है और इस थ्योरी का हमें आज पता है, आप सीधा सा एक सिंपल सा आंसर इस क्वेश्चन का दे देंगे। लेकिन उस टाइम की कल्पना कीजिए, उस समय की कल्पना कीजिए जब इस बात का लोगों को नहीं पता था। तो किस तरह की क्यूरियोसिटी, किस तरह की जिज्ञासा लोगों के मन में थी, आप कल्पना कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कि आदमी सबसे पहले कैसे आया पृथ्वी पर, इस तरह के असंभव प्रश्नों का उत्तर हमारे पुरातत्वविदों ने कैसे खोजा, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे पुरातत्वविदों ने अवशेषों के माध्यम से पता लगाया मानव की विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के बारे में, मानव के क्रमिक विकास के बारे में, मानव की उत्पत्ति के बारे में हमारे पुरातत्वविदों ने किस प्रकार पता लगाया। तो ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे तो लगता है कि अब तक आपने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर यही होने वाला है। चैप्टर तो इंटरेस्टिंग है ही, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी तरह से इस चैप्टर को प्रेजेंट किया गया है। लेकिन चीज़ें जितनी इंटरेस्टिंग होती है, उनके डिफ़िकल्ट होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। इसको इस तरह लीजिए कि आप किसी एडवेंचर पर निकले हैं। एडवेंचर में मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन उसके साथ-साथ उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चैप्टर में शायद आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो और कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो ये चैप्टर बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। तो इसी तरह की डिफ़िकल्टीज़ को कम करने की कोशिश की गई है इस लेक्चर में। इस लेक्चर को किस तरह आपको अटेंड करना है, किस तरह की बातें हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं, पहले इस चीज़ को सुनिए और फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं और आपको किस तरह से, किस तरह के माइंड से, किस तरह की प्रिपरेशन के साथ इस चैप्टर को सुनना है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। देखिए, लेक्चर को अटेंड करना, लेक्चर को सुनना भी एक आर्ट होती है, एक कला होती है और ये अगर आपको अच्छी तरह से आ जाती है तो आप किसी भी टीचर का समझाया हुआ बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो किस तरह सोशल साइंस को हम पढ़ें, किस तरह उसको सीखें, किस तरह उसको याद करें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ग्रैब करें, इसके लिए अगर मुझे टाइम लगा तो मैं इस पे भी कोई वीडियो बना दूँगा। और अगर आप इसके लिए कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपने विषय की ओर चलते हैं। हम सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनसीईआरटी। जब मैं एनसीईआरटी को पढ़ूँगा तो आप उसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको सुनिएगा, ताकि क्योंकि एनसीईआरटी को रीड करना और एनसीईआरटी को अच्छी तरह समझना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप एनसीईआरटी को भी बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर अपने आप ढूँढ लेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ूँगा, आपको उसको ध्यान से सुनना है। फिर जो जो भी हमने पढ़ा है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसकी व्याख्या करूँगा और व्याख्या को आपको सुनना है। और सुनते-सुनते आपको अपने माइंड में उससे रिलेटेड पिक्चर्स बनाते चलना है, ठीक है? आप अपने माइंड में जो भी मैं आपको बताऊँगा उससे रिलेटेड पिक्चर्स बनाते चलिएगा। बीच-बीच में हम थोड़े-थोड़े माइंड मैप्स भी करते रहेंगे ताकि आपको सब कुछ अपने दिमाग में याद रहता रहे, रिमाइंड आपको होता रहे। और लेक्चर के लास्ट में मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊँगा, जैसे जिन-जिन मानव की प्रजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी मैं आपको इमेजेस दिखाऊँगा, उनकी पिक्चर्स दिखाऊँगा ताकि आप उसको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें और फिर जो इमेज आपने अपने दिमाग में बनाई है, उसको उन रियल इमेज से मैच कीजिएगा कि आपने किस-किस तरह की इमेजेस अपने दिमाग में बनाई। दिमाग में इमेज बनाना, विजुअलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्टडी के दौरान, ठीक है? तो पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान इस लेक्चर की ओर लगा लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। मैं छोटी से छोटी हर एक बात को एक्सप्लेन करूँगा। चाहे मेरे को आज के एग्ज़ाम्पल देने पड़े या पहले के एग्ज़ाम्पल देने पड़े, चाहे किसी बात को घुमा-फिरा के या तोड़-मरोड़ के मेरे को कहना पड़े, लेकिन मैं आपको छोटी से छोटी हर एक बात एक्सप्लेन करूँगा, लेक्चर्स चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है? चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपने समझ लिया कि किस तरह आपको अपने लेक्चर को अटेंड करना है। चलिए आगे चलते हैं। हम सबसे पहले
करेंगे एनसीईआरटी रीड। मैं इसको बहुत ही आराम से कर रहा हूँ ताकि आप ध्यान से इसको समझ सकें। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा शिकार करके या फिर पेड़ पौधों से कंद मूल फल और बीज आदि बटोर कर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी कि इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों के जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या फिर नहीं। तो इस बात में किस बात की चर्चा की कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आदमी कहाँ आया, कब आया, कैसे आया, किस प्रकार मानव का विकास हुआ, बंदर से किस प्रकार मानव इस रूप में आया, किस कौन कौन सी मानव की प्रजातियाँ थी, इन बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले, इसमें बताया गया आपको 3 मेन डेट्स आई है, 56 लाख साल पहले, 1,60,000 साल पहले और 8,000 ईसा पूर्व। तो आज से 56 लाख साल पहले ऐसे प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब एक ऐसा प्राणी अस्तित्व में आया जिसको हम मानव कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा प्राणी जिसके 2 पैर 2 हाथ, मतलब वो अपने पैरों पर चल सकता था, हाथों से काम ले सकता था। वैसा आदमी आज से 56 लाख साल पहले आया। हालांकि वो हमसे बहुत डिफरेंट दिखता था। आगे आप उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम आगे आप जान जाएंगे, ठीक है। आज से 56 लाख साल पहले ऐसा प्राणी आया जो मानव, जिसको हम मानव कह सकते हैं। मतलब वो 2 पैरों पर चलता था और कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ कुछ उसमें विशेषताएं मानव जैसी थी। उसके 2 हाथ थे, 2 पैर थे, ठीक है। आज से 56 लाख साल पहले ऐसा मानव पृथ्वी पर है। और फिर आज से 1,60,000 साल पहले एक ऐसा प्राणी आया जिसको हमने आधुनिक मानव कहा। मतलब आज जैसे हम दिखते हैं, हमारा सबसे पहले उद्भव 1,60,000 साल पहले हुआ। मतलब हमारे जैसा दिखने वाला सेम टू सेम आदमी 1,60,000 पहले इस पृथ्वी पर आया। और 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान, मतलब 8,000 ईसा पूर्व, आज से सिर्फ और सिर्फ 10,000 साल पहले, आज से अगर आप 10,000 साल पहले चले जाएं तो उस टाइम तक लोग शिकार करके और संग्रह करके अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। या तो लोग शिकार करते थे या फिर कहीं से पेड़ों से कंद मूल फल बीज इत्यादि इकट्ठा करते थे और अपना भोजन प्राप्त करते थे। शिकार कैसे करते थे? वो या तो खुद शिकार करते थे या फिर किसी जानवर द्वारा मारे गए पशु को खाते थे या फिर अपनी मौत खुद मरे जानवरों को वो खाते थे। आज से 10,000 साल पहले, मैंने ऐसा क्यों कहा, यहाँ पे 8,000 डेट है, मैंने 10,000 क्यों कहा? अगर आप 8,000 ईसा पूर्व को आज से पहले के सालों में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपको पहली 2 डेट आज से 56 लाख साल पहले, आज से 1,60,000 साल पहले, कुछ इस तरह से दी गई है। इसी तरह अगर आप 8,000 ईसा पूर्व को भी आज की डेट से कन्वर्ट करेंगे तो वो होएगा आज से 10,000 साल पहले तक। और आज से 10,000 साल पहले कौन सा युग प्रारंभ हुआ था? नवपाषाण काल युग। यहाँ पे अगर आपने नवपाषाण और पुरापाषाण युग के बारे में सुना है या फिर पढ़ा है या फिर आपको याद है या फिर आपको पता है, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि नवपाषाण युग जैसे ही प्रारंभ हुआ, लोगों ने बसना शुरू कर दिया, गांव में रहने लगे लोग, शहरों में रहने लगे। मतलब आज से 10,000 साल पहले के बाद लोगों की ज़िंदगी बदल गई। लेकिन पूरा पाषाण काल तक लोग क्या करते थे? शिकार करते थे और फिर चीज़ों का संग्रह करते थे, ठीक है। आज से 10,000 साल पहले हमारा नवपाषाण काल शुरू हुआ था और नवपाषाण काल के बाद लोग शहर और गांव में बसने लगे। लेकिन उससे पहले, नवपाषाण काल से पहले, लोग
फल फूल इत्यादि इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। तो तीन मेन डेट आपकी यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में दी गई है। ऐसा प्राणी जिसको हम मानव कह सकें आज से 56 लाख साल पहले, और ऐसा आधुनिक मानव आज से 1,60,000 साल पहले। इनके क्या क्या नाम थे और भी बहुत सारी विशेषताएं चैप्टर में आगे जानेंगे। हालांकि आगे चलकर मानव ने भोजन जुटाने के और कई तरीके अपना लिए। आगे चलकर बहुत सारे तरीके अपना लिए। अब हम अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? हम बाज़ारों से अपना भोजन लाते हैं और फिर खाते हैं। तो अलग अलग तरीके बदले भोजन को इकट्ठा करने के। लेकिन ये जो शिकार करने का और भोजन को संग्रह करने का तरीका फिर भी चलता रहा, और आज भी हमारे समाज में ऐसे समुदाय हैं जो शिकार करके और चीज़ों का संग्रह करके अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या हम आज उन लोगों के जीवन को एनालाइज करके, उन लोगों के जीवन को देखकर अतीत के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं? कुछ ऐसे शिकारी संग्राहक समुदाय हमारे समाज में आज भी मौजूद है, तो क्या हम उनके जीवन को देखकर अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं? यहाँ पर ये एक मुख्य प्रश्न उठता है। तो इतना आप समझ गए हैं बहुत ही अच्छी तरह से। इसमें तो कुछ बिल्कुल ही आसान था, कुछ भी डिफ़िकल्ट इसमें नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही ऐसी चीज़ें सर्वप्रथम की गई। अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या फिर रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आज से 56 लाख साल पहले ये हुआ, 1 लाख साल पहले ये हुआ, 10,000 साल पहले ये हुआ, तो इन चीज़ों की जानकारी हमें कैसे मिली? इन चीज़ों की जानकारी पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए जीवाश्मों, पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारियों से हमको मिलती है। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म फॉसिल शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। आपने फॉसिल्स के बारे में सुना होगा और उसकी पिक्चर्स भी आपने शायद देखी होगी। मतलब एक ऐसा पत्थर जिस पर किसी भी जीवित व्यक्ति की छाप हो, जीवित व्यक्ति के शरीर की छाप हो, या फिर एक ऐसा प्राणी जो पत्थर में समा जाता है और फिर एक चट्टान के रूप में हमें वो प्राप्त होता है। कुछ इस तरह आपको समझिए, जैसे कि आज मान लीजिए हम जीवित हैं, ठीक है, और कल ऐसी आपदा आ जाती है कि हम सब मर जाते हैं, ठीक है, हमारी डेड बॉडीज इस पृथ्वी पर पड़ी रहती है। क्या होगा? समय के साथ साथ हमारे ऊपर मिट्टी की परत चढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मिट्टी की परत चढ़ेगी, धीरे धीरे वो मिट्टी की परत और मोटी होती चली जाएगी और उस मिट्टी पर हमारी छाप पड़ती चली जाएगी। जैसे हमारा शरीर है तो उसकी मांस मज्जा तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मिट्टी पर हमारे शरीर का छाप, हमारे शरीर की एक प्रकार से जैसे आप स्टैंप नहीं लगाते हैं, उस तरह से तो हमारे शरीर की छाप उस जो मिट्टी की परत हमारे ऊपर चढ़ी है उस पर पड़ जाएगी और फिर वो मिट्टी समय के साथ साथ कठोर होती चली जाएगी, चट्टान में बदलती चली जाएगी, अवसाद चट्टान में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से जीवाश्मों का निर्माण होता है और उन चट्टानों पर हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे छाप पड़ जाएगी और फिर कोई सभ्यता उसके ऊपर आएगी, हमारे बाद जो सभ्यता आएगी वो उनको खोदेगी तो उसको वो जीवाश्म मिलेंगे, वो फोसिल्स उस सभ्यता को मिलेंगे हमारे। तो इस प्रकार से फोसिल्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमसे पहले भी जो मानव थे उनके फोसिल्स हमें मिले हैं, उनके जीवाश्म हमें मिले हैं और उनके द्वारा हमें पता लगता है कि उनके शरीर की संरचना ऐसी थी क्योंकि उनके शरीर की छाप उसमें पड़ी है, ठीक है, और हमें उनकी हड्डियाँ भी मिली है, हम उनके ढांचे के बारे में भी पता लगा सकते हैं। उन्होंने जो पत्थरों के औजार बनाए उनसे भी हमें पता लगता है और फिर उन्होंने जो गुफाओं में चित्रकारी की उनसे भी हमें पता चलता है कि इस प्रकार के मानव इस धरती पर मौजूद भी थे। लेकिन क्या हुआ जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, पुरातत्वविदों ने बताया कि ये इस मानव की प्रजाति के जीवाश्म हैं, तो लोगों ने मानना अस्वीकार कर दिया। विद्वान बोले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उनको शक था कि आदमी कभी ऐसा भी था कि वो पत्थर के औजार भी बना सकता था, चित्रकारी भी कर सकता था। तो उन्होंने
एक खरे तौर पर इस चीज़ को इनकार कर दिया कि प्रारंभिक मानव भी कभी होता था। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम मानव को विभिन्न विभिन्न प्रजातियों में बांट बांट सकते हैं। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निरीक्षण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। तो अब हमें जो फॉसिल्स मिले हैं, उनका काल निर्धारण करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमें बहुत सारे फॉसिल्स मिल गए, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये जो जीवाश्म है, ये कितने साल पहले का है, दूसरा वाला कितने साल पहले का और तीसरा वाला कितने साल पहले का। अगर हमें ये नहीं पता, तो हम मानव के क्रमिक विकास का पता नहीं लगा सकते कि किस प्रकार आदमी बंदर से इस तरह उसका रूप बदला। हम उस बात का पता नहीं लगा सकते जब तक हमें इन सभी जीवाश्मों का काल ना पता हो। मतलब ये जीवाश्म कितने साल पहले का है, ये वाला कितने साल पहले का और ये वाला कितने साल पहले का। तो हम एक क्रम का निर्धारण नहीं कर पाते, उनको लाइन वाइज अटैच नहीं कर पाते, तो हमारे लिए इस कहानी को सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका निरीक्षण करना, जीवाश्मों का निरीक्षण करना और उनका काल निर्धारण करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और किस तरह से इनका निरीक्षण किया जाता है? एक तो निरीक्षण किया जाता है प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा। हम जो भी उसमें रसायन होते हैं, एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम उसको पता लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका है उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करें। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई सभ्यता लुप्त हो जाती है, उसके ऊपर बहुत सारी परतें जम जाती है, मिट्टी की चट्टान, नवसादी चट्टानें जमा हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम उन परतों का निरीक्षण करते, परतों का परोक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली उन परतों का हम निरीक्षण करके उस फोसिल्स का काल निर्धारण पता कर सकते हैं कि ये कौन से काल की थी। देखिए, जितनी ज़्यादा गहराई में हमारी जो फॉसिल्स मिलेंगे, जितनी ज़्यादा गहराई में हमें फॉसिल्स मिलेंगे, तो वो उतने ही पुराने होंगे, है ना? क्योंकि उसके ऊपर और मिट्टी की परत चढ़ती गई होगी। तो इस प्रकार परोक्ष रूप से चट्टानों का और जो परत है, तलछट है, हमारे धरती है, उसको खोद-खोद के और उसका निरीक्षण करके हम जीवाश्मों का काल निर्धारण कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए। मैंने आपको बताया कि विद्वानों ने इस बात को पता करने से मना कर दिया, इस बात को मानने से मना कर दिया कि ये जो जीवाश्म है, ये प्रारंभिक मानव के हैं, मतलब हमसे अलग दिखने वाले मानव के हैं। उन्होंने ये बात स्वीकार करने से मना कर दिया। वो मानते थे कि हम तो शुरुआत से ऐसे ही चले आ रहे हैं। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए। अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डसेलडोर्फ नगर के पास नियंडर घाटी, मानचित्र 2 पृष्ठ 18 में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरोट को सौंप दी गई, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं है। फिर उन्होंने प्लास्टर के उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बोन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन शौफ हुसैन को भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतरी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही बिक गई, हाथों हाथ बिक गई। डार्विन की इस पुस्तक में दलील दी थी
कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। जैसे कि आपने जाना कि आज से इतने साल पहले ये मानव था और उनका पता हमें जीवाश्मों से पता चला है। उन इन चीज़ों के बारे में जो भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे उनके बारे में हमें जीवाश्मों और पत्थर के औजार और गुफाओं में चित्रकारी के द्वारा हमें पता चला है। लेकिन शुरुआत में जब ये चीज़ें खोजी गई पुरातत्वविदों द्वारा, तो विद्वानों ने ये बात मानने से मना कर दिया कि ये किसी दूसरे मानव की है, मतलब एक ऐसे मानव की है जो जानवरों के क्रम से विकसित होकर बना है और हम भी इसी तरह बने। ये बात मानने से विद्वानों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो शुरुआत से ही ऐसे थे। जैसे आप इसका एक उदाहरण देखिए कि अगस्त 1856 में एक मजदूर ने, जो कि लिएंडर घाटी में, उसको एक चूने पत्थर की खान की खुदाई के दौरान एक अस्थि पंजर और एक खोपड़ी मिला। कहाँ? लिएंडर घाटी में। तो ये चीज़ उसने, खोपड़ी और अस्थि पंजर, एक स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरोट को सौंप दी, जो कि एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे, मतलब वो एक हिस्टोरियन थे। मजदूर ने उसको इसलिए सौंपी क्योंकि वो उनको जानता था और उसको पता था कि ये इतिहासज्ञ है और इसके बारे में कुछ न कुछ थ्योरी हमें दे सकते हैं। तो उस मजदूर ने वो अस्थि पंजर और वो जो खोपड़ी थी उस मास्टर को, उस स्कूली शिक्षक को दे दी। जांच के बाद उन्होंने बताया कि खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं है, मतलब हम जैसे मानवों की नहीं है, ये हमसे पहले के कुछ लोगों की है, मतलब हमसे पहले कोई दूसरे प्रकार के मानव थे, उसकी यह खोपड़ी है, हम जैसे आधुनिक मानव की नहीं है। और फिर उन्होंने उस जैसी खोपड़ी प्लास्टर के बनाई, मतलब प्लास्टर की उस जैसी खोपड़ी बनाई और बोन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर को दे दी, जिसका नाम था हरमन सौफ हुसैन। हरमन सौफ हुसैन को वो प्लास्टर की खोपड़ी बनाकर दे देते हैं और फिर दोनों उस पर शोध कार्य करते हैं, दोनों उस पर रिसर्च करते हैं और रिसर्च के बाद ये बात बताते हैं कि ये खोपड़ी किसी प्रारंभिक मानव की है, मतलब एक ऐसे मानव की जो हमारे जैसा नहीं दिखता था, हमसे अलग था। तो कहने का मतलब उनका ये था कि हम धीरे-धीरे क्रमिक रूप से विकसित हुए। आदमी शुरुआत से एक जैसा नहीं था, उसके बहुत सारे रूप बदले। ठीक है? मनुष्य के आगे आता है कि उस वक़्त फिर भी विद्वानों ने ये बात मानने से मना कर दी और उनके पूरे इस जो उन्होंने थ्योरी दी थी इसको गलत बता दिया। लेकिन उसके बाद एक घटना घटी, वो थी चार्ल्स डार्विन के बारे में। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो उनकी ये पुस्तक इतनी बढ़िया थी कि उसके जिस दिन वो प्रकाशित हुई थी उसी दिन 1250 प्रतियाँ, 1250 कॉपीज़ उसकी बिक गई। तो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने इस बात को वहाँ पर बताया था। उन्होंने बताया था कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित हुआ है, मतलब इंसान पहले जानवर था, जानवर जैसे-जैसे धीरे-धीरे विकसित होता गया, क्रम के साथ उसका विकास होता गया और हम आज आधुनिक मानव के रूप में बदल गए। तो धीरे-धीरे जानवरों का रूप बदला और आज हम ऐसे हो गए हैं, हम शुरुआत से ऐसे नहीं थे। तो ये बात चार्ल्स डार्विन ने अपनी उस पुस्तक में बताई। यहाँ पर एक स्लाइड शायद नहीं आई है जिसमें बताया गया था कि एक उनके पीछे हिचकिचाहट का जो कारण था वो ये था कि जो पुस्तक थी, सॉरी, जो बाइबल थी उसमें ये बात बताई गई थी कि आदमी को ईश्वर ने सभी प्राणियों के साथ बनाया है। एक बाइबल एक आपको पता है कि ईसाई धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है। तो उसमें बताया गया है कि जो मानव है उसका कोई भी क्रमिक विकास नहीं हुआ है, वो दूसरे प्राणियों के साथ एकदम आया है। जैसे कि ईश्वर ने सभी प्राणियों को एकदम बनाया तो आदमी को भी एकदम उसने बना दिया है। तो सभी विद्वान इस मत को मानते थे और उन्होंने ये बात मानने से इसीलिए मना कर दिया। ठीक है? तो उन्होंने ये बात नहीं मानी कि आदमी का क्रमिक विकास हुआ, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा गया था कि आदमी को ईश्वर ने एकदम ही बना दिया। तो इस कारण विद्वानों ने ये बात नहीं मानी बहुत लंबे समय तक, जबकि हमारे पुरातत्वविद उस पर काम करते रहे। और आपने ऐसी-ऐसी कौन-सी कहानियाँ सुनी हैं? तो आपने ऐसी कौन-कौन सी कहानियाँ सुनी हैं? अलग-अलग धर्मों में मानव के विकास से संबंधित अलग-अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। अगर आपने भी कुछ ऐसी कहानियाँ सुनी हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी अपने-अपने जो भी कहानियाँ आपने सुनी हैं उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे
तो आप सभी अपने विचारों को शेयर कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ साझा कर रहे होंगे और हम सब एक दूसरे के धर्म के बारे में, एक दूसरे के जो धर्म में कहानी है उसके बारे में जान पाएंगे। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप में बहुत ही मज़ा आता है, हम सब इसको मिलकर करेंगे। तो आपने जो भी कहानियाँ सुनी हैं कि आदमी का विकास किस तरह हुआ, तो उन सभी को इकट्ठा कीजिए, उनके बारे में देखिए कि किस किस तरह की धारणाएँ मौजूद हैं हमारे समाज में, और फिर उनको कमेंट में जो भी कहानी आपको अच्छी लगे उसको कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए, हमने इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लिया। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दी गई जिसमें आपको बताया गया कि जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है। पाई गई चीज़ों को सही जगह जानना, है ना, उनके काल निर्धारण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखाई गई। सबसे पहला जो चित्र है उसमें उन उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली हुई वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पुरातत्वविद के बाईं ओर जो वर्गाकार चकोठा दिखाया गया है वह एक ऐसी जाली है जो 10 सेंटीमीटर के वर्गों में बटी है। इसे मिली वस्तुओं के स्थान पर रखने से उस वस्तु की अक्षितिज स्थिति का पता लगता है। दाहिनी ओर जो त्रिभुजाकार उपकरण है वह वस्तु के ऊर्ध्वाधर स्थिति दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये उपकरण दिखाए गए हैं कि हमारे पुरातत्वविद किस किस प्रकार के उपकरणों का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का काल निर्धारण करने के लिए। उसके बाद आपको दिखाया गया कि ये जीवाश्म जो चूना पत्थर में सटा पड़ा है, चूना पत्थर से घिरा है, उसको चूना पत्थर उससे अलग करना, जीवाश्म को अलग निकालना बहुत ही बारीकी का और बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो ये बात आपको इसमें बताई गई है। ठीक है, आगे आपको निएंडरथल मानव की खोपड़ी, इसके बारे में आप आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में। इन कुछ लोगों ने इस खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार नहीं किया और यह बताया कि खोपड़ी किसी मूर्ख या फिर जड़ बुद्धि प्राणी की है। कई लोग तो इसको मानव की खोपड़ी कहते ही नहीं थे, वो कहते थे कि ये किसी दूसरे प्राणी की, कोई बिल्कुल ही जड़ बुद्धि प्राणी की खोपड़ी है, ये मानव की खोपड़ी हो ही नहीं सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया, तब एक मत प्रचलित था बाइबल वाला कि ईश्वर ने सभी प्राणी के साथ साथ मनुष्य को भी ऐसा बना दिया जैसे हम दिखते हैं, हम शुरुआत से ही ऐसे थे, हमें कोई भी विकास, कोई भी क्रमिक विकास हमारे अंदर नहीं हुआ। तो ये मत पहले प्रचलित था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होती रही, लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि आदमी का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, हम आज जैसे दिखते हैं वैसे पहले नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानव के क्रमिक विकास की कहानी। अब आपको पक्का हो गया कि हमारा जो विकास है वो क्रम के अनुसार हुआ है, हमारा विकास क्रमिक हुआ है। अब हम उसकी कहानी जानते हैं, मतलब हम हमारे पूर्वजों के बारे में जानते हैं, हमारे आधुनिक मानव के पूर्वजों के बारे में हम जानने वाले हैं। उससे पहले आप इन 4 खोपड़ियों को देखिए। खोपड़ी क है जो आपको ये सबसे पहली खोपड़ी दिख रही है, ये एक वानर की है। ठीक है, उसके बाद आपको खोपड़ी ख दिखाई दी है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, तीसरे नंबर की जो आपको खोपड़ी दिखाई गई है वो है होमो इरेक्टस, और जो चौथे नंबर की खोपड़ी दिखाई गई है वो होमो सैपियंस, मतलब हमारे आधुनिक मानव की खोपड़ी। तो आप इसमें क्या अंतर देख पा रहे हैं? खोपड़ी खैर क्या है, सबसे पहले जो आप खोपड़ी देख पा रहे हैं उसमें जो सबसे पहली जो खोपड़ी है उसमें आप इसको पहचान सकते हैं किसी वानर की है, मतलब किसी एक बंदर की खोपड़ी है। उसके बाद इसका थोड़ा थोड़ा विकास बदलता है और ये खोपड़ी बिल्कुल हमारे जैसे बन गई। तो ये एक इशारा है कि आदमी का विकास बंदर से हुआ है, मतलब सबसे पहले आदमी बंदर था और फिर उसके बाद आज आधुनिक मानव के रूप में बदल गया है। आज के मानव इसी प्रजाति के होमो सैपियंस, जो आप लास्ट वाली जो खोपड़ी देख रहे हैं इसके जैसे ही हमारी खोपड़ी है ना। तो आज के मानव इसी प्रजाति के, मतलब हमारी प्रजाति का अगर आपसे कोई साइंटिफिक नाम पूछे तो आपका साइंटिफिक नाम होगा होमो सैपियंस। ओके, इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी सामान्यताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाइए। इस हेतु आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क खोलो, जबड़ा और दांतों की भली भांति देखिए। तो इसको आप इसमें क्या क्या अंतर देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहला अंतर मैं आपको बता देता हूँ। जो खोपड़ी, सबसे पहली जो खोपड़ी है उसके दांत थोड़े नुकीले और धीरे धीरे दांत कैसे हो गए, छोटे और चपटे होते चले गए। और जो आगे निकला हुआ जो जबाड़ा है
सबसे पहले जो बंदर का जबाड़ा है वो आगे निकला हुआ है, वानर का जो जबाड़ा है वो बिल्कुल आगे निकला हुआ है और धीरे 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 वो जबाड़ा अंदर आता चला गया। तो बहुत सारे अंतर, बहुत सारी समानताएं आप इसमें खोज सकते हैं। आपको जो भी दिखे वो आप खोजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत लंबी और कुछ जटिल या फिर उलझी हुई भी है। इस संबंध में आप अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे हैं और नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तन संशोधन करने पड़े हैं। जैसे जैसे हमको बहुत नए नए फैक्ट, नए नए तथ्य, बहुत नए नए तत्व मिलते गए, तो जो पहले की थ्योरी थी उसमें हमको परिवर्तन और संशोधन करने पड़े। ठीक है, तो ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि हमें जो चीज़ें हमने सबसे पहले खोजी है उसमें भी परिवर्तन करने पड़ रहे हैं। आइए कुछ घटनाक्रमों तथा परिवर्तनों और उनके परिणामों को कुछ अधिक गहराई से चर्चा करें। अब हम जानने वाले हैं हमारे पूर्वजों के बारे में, तो अपना थोड़ा सा और कंसंट्रेशन इसमें बैठा दीजिए। मानव के विकास के क्रम को 360 से 440 लाख साल मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर मानेंगे तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्ष के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्ष के बराबर। तो इसी प्रकार 360 लाख वर्षों के लिए आपको 3,600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे हमने होमिनोइड कहा। इस उपसमूह में वानर यानी कि ऐप शामिल थे और फिर कुछ समय बाद लगभग 56 लाख साल पहले हमें होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला है। तो मानव के विकास की जो कहानी है वो आज से 360 वर्ष पहले से शुरू होती है। ठीक है, तो इतने लंबे समय की कल्पना करना बहुत एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम आज से 360 लाख साल पहले के बारे में सोच पा रहे हैं, 360 लाख साल पहले के बारे में हम देख पा रहे हैं। आप अगर कल्पना करते हैं जैसे कि आपको बुक में दिया गया है, अगर आप अपनी बुक के एक पेज को 10,000 साल पहले का माने तो इस प्रकार आपको 3,600 पेजेस की एक बुक चाहिए, है ना। तो ये कितनी मोटी बुक हो जाएगी आपके लिए। तो हम इतने सालों के पहले के मनुष्य के बारे में भी जान पाते हैं सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पुरातत्वविदों और जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनके कारण संभव हो पाया। तो कहानी स्टार्ट होती है आज से 3060 साल, आज से 360 लाख साल पहले, है ना। ये भी इतना लंबा हो गया कि मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो कहानी स्टार्ट होती है आज से 360 लाख साल पहले जब हमारे यहाँ उद्भव हुआ एक प्राणी की श्रेणी का जिसका नाम था प्राइमेट, है ना। अफ्रीका और एशिया में स्तनपायी एक उप समूह का विकास हुआ जिसका नाम था प्राइमेट आज से 360 लाख साल पहले। प्राइमेट क्या होते हैं? प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों की एक प्रजाति है। स्तनपायी प्राणी क्या होते हैं? स्तनपायी मतलब वो प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और माँ के अंदर दूध पिलाने की ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। तो स्तनपायी प्रजातियों में स्तनपायी जो श्रेणी है, आप इस तरह इसको समझिए कि जितने भी हमारे मैमल्स हैं, स्तनपायी प्राणियों को हम इंग्लिश में मैमल्स कहते हैं। मैमल्स जब मैंने कहा शायद कुछ स्टूडेंट्स को और भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। तो जितने भी हमारे मैमल्स हैं उनमें से एक समूह को हमने निकाल लिया जिसका नाम था प्राइमेट। मैमल्स में हमारी गाय आ गई, हमारा कुत्ता आ गया, हमारी बिल्ली आ गई, हमारा बंदर आ गया और हम खुद आ गए। तो हमने उनमें से एक श्रेणी को निकाला जिसका नाम था प्राइमेट। ठीक है, और प्राइमेट के अंदर कौन कौन से आते जीव हैं? प्राइमेट के अंदर हमारा वानर आता है, हमारा बंदर आता है और हम खुद आते हैं। ठीक है, तो हमने एक ऐसी प्रजाति को ऐसे समूह को निकाल लिया जिसको हमने प्राइमेट कहा। मैमल्स थे, सबसे पहले मैमल्स थे, सभी को
तो फिर उसमें से हमने प्राइमेट को निकाल लिया। आज से 360 लाख साल पहले प्राइमेट हमारे धरती पर आए। ठीक है, इतना आप समझ गए कि आज से 360 लाख साल पहले हमारी धरती पर प्राइमेट आए। फिर उन प्राइमेट में एक समूह था, उन प्राइमेट में एक जीव था जिसको हमने होमिनोइड कहा। होमिनोइड में कौन से प्राणी आए? होमिनोइड में वानर आए। वानर को सिंपल लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर देते हैं। वानर एक संस्कृत का शब्द है जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बनाया जाता है बंदर, जो कि बिल्कुल गलत है। बंदर और वानर में बहुत ही फ़र्क होता है। ऐप और मंकी में बहुत ही फ़र्क होता है। ऐप एक ऐसा बंदर जिसकी पूँछ ना हो और बंदर जिसकी पूँछ हो। ठीक है, तो हमने प्राइमेट में से उन बंदरों को निकाल लिया जिनके पास पूँछ नहीं है और उनको हमने नाम दिया होमिनोइड। ठीक है, होमिनोइड आज से कितने साल पहले आए? 240 लाख साल पहले। होमिनोइड कितने साल पहले आए? 240 लाख साल पहले। 360 लाख साल पहले प्राइमेट आए। प्राइमेट में से 240 लाख साल पहले हमने एक प्रजाति निकाल ली जिसका नाम था होमिनोइड। ओके, और होमिनोइड के अंदर एक उपसमूह था जिसको हमने होमिनिड कहा। ठीक है, और वो था आज से 56 लाख साल पहले। आप समझ गए? होमिनोइड और होमिनोइड के बाद होमिनिड। ओके, होमिनोइड में कौन आ जाते हैं? होमिनोइड में हमारे ऐसे बंदर आ जाते हैं जो जिनके पास पूँछ नहीं थी। ठीक है, और फिर होमिनोइड में से हमने एक समूह को निकाल लिया, मतलब होमिनोइड आगे चलकर विकसित हो गए और वो बन गए होमिनिड। ठीक है, और होमिनिड आज से 56 लाख साल पहले आए, मतलब होमिनिड हमारे सबसे पहले मानव थे। ठीक है, मानव प्रजाति, जैसे कि आपने पढ़ा कि आज से 56 लाख साल पहले ऐसे प्राणी का उद्भव हुआ जिसको हम मानव कह सकते हैं। तो होमिनिड हमारे वो प्राणी थे जिसको हम मानव कह सकते थे, मतलब बंदर अब अपने पैरों पर चलने लग गया। ठीक है, प्राइमेट में जितने भी बंदर थे और आप अपने दिमाग में इमेज बनाते चलिए। बंदर थे, ठीक है, जिनके पास पूँछ है, और वो लोग और वो प्राणी भी थे बंदर जैसे दिखते थे, उनके पास पूँछ नहीं थी, जैसे कि हमारे चिंपैंजी, गोरिल्ला, वो। ठीक है, और आप जो अपने आसपास बंदर देखते हैं वो। प्राइमेट में से हमने वो निकाल ली जिनके पास पूँछ नहीं थी। ठीक है, और फिर उसमें से जिनके पास पूँछ नहीं थी वो अपने पैरों पर चलने लगे, और जो आगे वाले पैर थे उनके वो हाथ में बदल गए और पीछे वाले पैर उनके पैर बन गए और वो 2 पैरों पर चलने लग गए। उनको हमने होमिनिड कहा और उनका जन्म हुआ आज से 56 लाख साल पहले। इतना आप समझ गए बहुत ही अच्छी तरह से। चलिए आगे चलते हैं। होमिनिड वर्ग होमिनॉइड उपसमूह से विकसित हुआ, जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि होमिनिड होमिनॉइड से विकसित हुआ। उसमें अनेक प्रकार की समानताएं पाई जाती है लेकिन कुछ बड़े अंतर भी। होमिनिड और होमिनॉइड में कुछ समानताएं हैं। समानता ये है कि वो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, और असमानता कैसी है कि होमिनॉइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, वे चौपाए थे, यानी चारों पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिसकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजार और उनकी विशेषताओं के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने प्राइमेट निकाला, प्राइमेट से होमिनॉइड, होमिनॉइड से हमारे बने होमिनिड। होमिनिड क्या थे? होमिनिड के पास होमिनिडों की अपेक्षा बड़ा मस्तिष्क का, मतलब बड़ा दिमाग था उनके पास। ठीक है, उनके मस्तिष्क का आकार, उनके दिमाग का आकार होमिनॉइड की बजाय बड़ा था और वो 2 पैरों पर चल सकते थे। हमारे जो होमिनिड थे, जिनको हम मानव कह सकते हैं, आज से 56 लाख साल पहले वो 2 पैरों पर चलते थे। उनके हाथ होते थे इस प्रकार कि वो औजार बना सकते थे उनसे, मतलब एक खास किस्म के उनके पास हाथ होते थे और वो 2 पैरों के बल चल सकते थे। जबकि होमिनॉइड चारों पैरों के बल चलते थे, लेकिन आगे के जो उनके हाथ थे वो लचकदार होते थे, लेकिन चलते चारों पैरों के बल थे। ठीक है, और उनका मस्तिष्क होमिनिड की अपेक्षा छोटा होता था। किनका? होमिनॉइड का। ओके, तो होमिनॉइड से होमिनिड विकसित होकर बना। अपने दिमाग में इमेज बनाते चलिए, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ओके, हम आगे बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिस्कस करेंगे। 2 प्रकार के साक्ष्य से पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका से हुआ। अब हम जान चुके हैं सबसे पहले आदमी जो आया 56 लाख साल पहले, उसका क्या नाम था? होमिनिड। और वो कहाँ मिलते हैं?
वो माना जाता है कि अफ्रीका में मिलते हैं, ठीक है। और उससे दो प्रकार के साक्ष्यों से हमें इस बात का पता चलता है। पहला तो यह है कि अफ्रीकी वानर, जिसको हम ऐप कहते हैं, वो बंदर जिनकी पूंछ ना हो, ठीक है, का समूह होमिनिडो से बहुत गहराई से जुड़ा है, मतलब उनमें बहुत सारी समानताएं मिलती है, देखने में एक जैसे लगते हैं वो। दूसरा ये कि सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के हैं पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख साल पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। हमें ये कैसे पता चलता है कि होमिनिड सबसे पहले अफ्रीका में आए? दो प्रकार के हमें साक्ष्य मिले। पहला तो ये कि जो अफ्रीकी ऐप है, अफ्रीकी वानर है, अफ्रीका के जो बंदर है जिनकी पूंछ नहीं है, अफ्रीका के जो ऐप हैं वो होमिनिड से मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि जो हमें सबसे पहले होमिनिड के अंदर एक प्रजाति आती है जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। होमिनिड के अंदर एक प्रजाति आती है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस के हमें अवशेष अफ्रीका से मिलते हैं जो कि 56 लाख साल पहले के। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथिकस के ही अवशेष दूसरी जगह से हमें मिले हैं और वो सिर्फ और सिर्फ 18 लाख साल पहले के हैं, जबकि अफ्रीका से जो हमें मिले हैं वो 56 लाख साल पहले के हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होमिनिडो का जो उद्भव है वो अफ्रीका से हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। होमिनिड होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार के सभी रूपों के मानव इस परिवार के सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं जैसे कि मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष अक्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उसका इस्तेमाल कर सकता था। ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी है ना। होमिनिडो को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है। इसको पढ़ने से पहले ऊपर जो आपको हाथ का क्रमिक विकास दिया गया वो पढ़िए। जैसे कि आपको जो पहला हाथ दिखाया गया वो चिंपैंजी का हाथ है और उस हाथ को आप देख सकते हैं कि उसकी पकड़ कितनी सूक्ष्म है, कितनी ढीला वो पकड़ सकते हैं। देखिए उसका हाथ ज़्यादा खुल नहीं रहा है, बंद ही है उसका हाथ। उसके बाद जो जो आपको दिखाया गया है वो है होमिनिड का हाथ, होमिनिड मानव का हाथ, जिसकी पकड़ पहले वाले से थोड़ी ज़्यादा है। और उसके बाद जो दिखाया गया है वो आज के मानव की सशक्त पकड़, वो किस प्रकार पूरा हाथ खोल के पकड़ सकता है। पहला वाला अंगूठे और अंगूठी में इसको बहुत ही ढीला पकड़ा हुआ है, दूसरे वाले ने थोड़ा सा पकड़ रखा अच्छी तरह से, लेकिन जो तीसरा वाला हाथ है आप देख सकते हैं इसने पूरे के पूरे हाथ में इसको पकड़ रखा है। मतलब हाथ का किस प्रकार से विकास हुआ आदमी का। सबसे पहले उसका हाथ बिल्कुल बंद था, लेकिन अब वो पूरा खुल गया है कि वो किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ सकता है ना। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व सूक्ष्म पकड़ का इस्तेमाल करते हैं। आप किन किन कामों के लिए करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं। सशक्त पकड़ कौन सी होती है? आप बिल्कुल अच्छी तरह से किसी चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं पूरी मुट्ठी में। और एक सूक्ष्म पकड़ मतलब आपने जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि सबसे पहली जो पिक्चर है उसमें सिर्फ और सिर्फ अंगूठे और अंगूठे में बिल्कुल ढीला उसको पकड़ रखा, उसको सूक्ष्म परत कहते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा क्रियाकलाप है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। होमिनिडो के आगे कई शाखाओं में विभाजित किया गया। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। होमिनिड के बहुत सारे जीनस हैं, मतलब उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, उसकी शाखाएं हैं। और इन शाखा में सबसे पहला है ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। दो शाखाएं हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बहुत सारी प्रजातियां हो सकती है, होमो की बहुत सारी प्रजातियां हो सकती है, लेकिन हम इनमें से कुछ के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमेट, होमिनॉइड, होमिनॉइड के बाद होमिनिड, होमिनिड के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। अब बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत ज़्यादा बड़े होते हैं। जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है
उसके मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। यहाँ पर जब कोई भी वर्ड आपका आता है कि मस्तिष्क का आकार उनका बड़ा था, उनका छोटा था, उनका बड़ा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसका मस्तिष्क का आकार बड़ा था उनकी बुद्धि तेज थी, ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है। जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है उनका आकार होमो के मस्तिष्क के आकार की अपेक्षा बड़ा था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि वो उनसे ज़्यादा समझदार थे। ठीक है। दिमाग का बड़ा होना ये बात नहीं बताता कि आप कितने समझदार हैं, दिमाग के आकार आपका कितना। वैसे तो हाथी का दिमाग इंसान के दिमाग से बहुत बड़ा है, लेकिन समझ कम है। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ हम जो उनकी शारीरिक संरचना उसके बारे में डिस्कस करें। जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है उसके मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा था, जबड़े अधिक भारी थे जैसे कि बंदरों के होते हैं, और दांत भी ज़्यादा बड़े जैसे कि बंदरों के होते हैं। आगे चैनल का लोगो आ गया। अगर आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे जो आपको ग्राफ आ जाता है आपका, जैसे कि आपकी प्राइमेट्स जो कि 360 लाख साल पहले थी। उसके बाद आता है होमिनॉइड जो कि 240 लाख साल पहले थे, ये सब हम जान चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा होमिनिड यहाँ पर गलत आ गया कि 56 लाख साल पहले। हाँ ठीक है, आज से 56 लाख साल पहले हमारे होमिनिड थे, जिसको हम मानव कह सकते थे। फिर आता है हमारा ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमिनिड के दो प्रकार हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और हमारे होमो। और होमो के भी 3 प्रकार हमने आगे बांटे, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस हम आधुनिक मानव है। तो जो बाकी की चीज़ ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के इन सभी प्रकारों के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो हमारे ऑस्ट्रेलोपिथिकस है उसके बारे में अब हम जा रहे हैं पढ़ने। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए वे सभी लातीनी और यूनानी भाषा के शब्दों से बने हैं। लातीनी मतलब लेटिन लैंग्वेज। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम लातीनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रेल यानी कि दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी कि वानर से बना है। जो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हमें इन मानव की प्रजातियों के नाम देते हैं वो यूज़ करते हैं लातीनी भाषा और यूनानी भाषा, लेटिन और यूनानी भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 शब्द से बना है, ऑस्ट्रेल और पिथिकस। ऑस्ट्रेल का मतलब है दक्षिणी और पिथिकस का मतलब है वानर। जो पिथिकस है वो यूनानी का शब्द है और ऑस्ट्रेल शब्द है लातीनी भाषा का, लेटिन भाषा का। ठीक है। तो ऑस्ट्रेल का मतलब दक्षिणी और पिथिकस का मतलब वानर मतलब बंदर, दक्षिणी बंदर, दक्षिणी वानर। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी ऐप वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि होमिनिड आज से 56 लाख साल पहले पैदा हुए। ठीक है, उनको हम मानव कह सकते हैं। और उसकी एक शाखा थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथिकस में जो पिथिकस वर्ड है वो वानर को मतलब ऐप को दर्शाता है। लेकिन हमने वानर क्यों कहा उसको, जब हम मानव कह सकते हैं उनको, तो हमने वानर नाम क्यों रखा उनकी प्रजाति के साथ? नाम इसलिए रखा क्योंकि उनमें बहुत सारे वानरों वाले लक्षण अभी भी मौजूद थे। जो हमारे ऑस्ट्रेलोपिथिकस है आज से 56 लाख साल पहले, उनमें वानर जैसे मतलब ऐप जैसे लक्षण मौजूद थे, वो उनकी शक्ल जैसे दिखते थे। ठीक है। और होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांतों का बड़ा होना, हाथों की दक्षता सीमित होना, ये सभी सीधे खड़े होकर चलने की अक्षमता भी अधिक नहीं थी। हालांकि सीधे खड़े होकर चल सकते थे, लेकिन ज़्यादा खड़े सीधे होकर नहीं चल सकते थे, क्योंकि वह अभी भी बहुत समय पेड़ों पर गुजारता था। इसलिए पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अभी भी मौजूद नहीं थी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो हमारी प्रजाति थी होमिनिड के अंदर, हालांकि मानव कह सकते हैं हम उसको, लेकिन अभी भी उसके अंदर बंदर जैसे मतलब वानर जैसे कुछ गुण मौजूद थे, जैसे कि वो पेड़ों पर रहता था। अब पेड़ों पर अगर वो रहेगा तो ज़्यादा उसको चलना नहीं पड़ेगा, उछल कूद ही करेगा। तो ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, तो ज़्यादा नहीं चलेगा, तो उसके अंदर चलने की अक्षमता सीमित रहेगी, हाथ की पकड़ भी सीमित रहेगी, हाथ की अक्षमता भी सीमित रहेगी। उसके साथ उसके दांत, पिछले दांत बड़े हो गए, मतलब बंदर जैसे उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होगी। बंदर जैसा वो दिखेगा, बंदर जैसा दिमाग का आकार छोटा हो सकता है। ठीक है, हाथों की क्षमता सीमित हो सकती है और ज़्यादा चल भी नहीं सकता, हालांकि 2 पैरों पर खड़ा तो हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो उसमें मौजूद नहीं थी, जैसे कि आगे के अवयवों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ना,
और टखनों के जोड़ों का घुमावदार होना, ये सारे गुण उसमें नहीं थे। किसमें? ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। कालांतर में इसलिए उनका नाम क्या रखा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दक्षिणी वानर। ठीक है। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशेषताओं तथा लक्षणों का विकास होता चला गया। जब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस काम करने लग गए तो इनके पास भी बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारे लक्षण इनके पास आ गए मानव जैसे। तो आप भी काम करते रहिए, आपका भी विकास होता रहेगा। आगे ये कहानी दी गई है कि ऑल्डवुड गाज की खोज किस प्रकार 17 जुलाई 1959 को की गई। आप इसको खुद पढ़िएगा। ठीक है। ये कहानी सी दी गई है, पुरातत्वविद जो है हमारे वो इसको लिखते हैं और उसको बताते हैं क्या क्या कहानी, उनको पढ़िए। ये आप खुद पढ़िएगा क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये सिंपल पढ़ने जैसी एक कहानी जैसी है, लेकिन इसको पढ़िएगा ज़रूर। ओके। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानव की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशेषता के आधार पर बांटा गया है। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था यानी कि वांछित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुई है। आपने पढ़ा कि किस प्रकार बंदर वानर से आदमी का विकास हुआ, आप पढ़ रहे हैं। हालांकि जैसे कि होमिनोइड, होमिनिड, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस, ये पढ़ रहे हैं आप। इनको किस प्रकार मानव की शरीर की संरचना के आधार पर हमारे पुरातत्व इसको बांटते कि किस प्रकार सबसे पहले मानव की संरचना बंदर जैसी थी, धीरे धीरे बदलती मानव जैसी हो गई। तो इस आधार पर वो बांटते और ये जो बदलाव होते हैं आदमी के अंदर, जो ये विकास होता है, जो ये बदलाव होता है, वो एक व्यवस्था के अंतर्गत होता है और उस व्यवस्था का नाम है सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। उस व्यवस्था का नाम क्या है? सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत आदमी का विकास हुआ, उसके अंदर चेंजेस आए। कैसे? आप एक उदाहरण लीजिए। प्रतिपुष्टि मतलब अगर एक चीज़ आपके पास है तो उससे आप दूसरी चीज़ कर पाएंगे, और दूसरी चीज़ है तो पहली वाली कर पाएंगे। मतलब पहली चीज़ दूसरी को प्रभावित करेगी, दूसरी चीज़ पहली वाली को। प्रतिपुष्टि दोनों एक दूसरे के प्रति पुष्ट होंगे, दूसरों की एक दूसरे की पुष्टि करेंगे। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपके पास इंटेलिजेंसी है, आपके पास बुद्धिमत्ता है, तो जितनी आपके पास बुद्धिमत्ता है आप उतना काम कर पाएंगे। मान लीजिए आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो जितनी आपके पास बुद्धि है उतना आप पढ़ पाएंगे, जितना आपके पास दिमाग है उतना आप पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो दिमाग ने आपके पढ़ने के तरीकों को प्रभावित किया। अब जब आप पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आपके पढ़ने की क्षमता का विकास होगा। आप धीरे धीरे ज़्यादा अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही आप अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपकी बुद्धि का विकास होगा। तो दूसरी चीज़ ने, पढ़ने के तरीके ने आपकी बुद्धि को प्रभावित किया, और पहले आपकी बुद्धि ने पढ़ने के तरीकों को प्रभावित किया। तो इसी प्रकार मानव का विकास हुआ। एक चीज़ मानव के अंदर आई तो उसने दूसरी चीज़ करने की सोची, दूसरी चीज़ करनी आ गई तो वो पहले वाली चीज़ को प्रभावित कर रही थी। जैसे कि आपको यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है, जैसे कि मस्तिष्क का आकार और उसकी अक्षमता वृद्धि। जैसे जैसे मानव का जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो वृद्ध मतलब उसका जो दिमाग है मानव का, वो विकसित होता चला गया, मानव की समझ बढ़ी, तो क्या हुआ? उसकी आंखों की निगरानी, मतलब वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगा अच्छी तरह से। और जब वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगा और चीज़ों को समझने भी लगा, तो उसके दिमाग की अक्षमता भी बढ़ गई। तो इस प्रकार दिमाग ने आंखों को प्रभावित किया, आंखों ने दिमाग को प्रभावित किया। अब जब उसका दिमाग तेज हो गया तो वो औजार बनाना सीख गया, हथियार बनाना सीख गया। अब हथियार जब बनाने लगा तो वो अपने दिमाग का प्रयोग करने लगा। जितना दिमाग का प्रयोग करने लगा, उसका मस्तिष्क और भी ज़्यादा विकसित होता चला गया। तो इस प्रकार ये विकास मानव के अंतर्गत हुए, और इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था कहते हैं। आप समझ गए बिल्कुल अच्छी तरह से, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट रहता है कोई भी इस पूरे लेक्चर के दौरान, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए दो पैरों पर और अपने दिमाग में इमेजेस बना दे चलिएगा। ओके। उदाहरण के लिए दो पैरों पर खड़े होकर चलने की अक्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, और ज्यों त्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, त्यों त्यों पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता में भी वृद्धि हुई। अब जब आदमी पैर पर चलने लग गया तो उसके हाथ मुक्त हो गए,
ठीक है, तो वो अपने हाथों से काम करने लगा। तो जितना ज़्यादा वो काम करने लगा, उतना ज़्यादा चलने लगा, और जितना ज़्यादा चलने लगा पैर, उतने ज़्यादा क्या हो गए, विकसित होते गए। तो पैर जब उसके विकसित हुए तो उसके हाथ काम करने के लिए मुक्त हो गए। जब हाथ काम करने लग गए तो पैर विकसित हो गए। तो इस प्रकार चीज़ें क्या हुई, एक व्यवस्था के अंतर्गत मानव का विकास होता चला गया, और इस व्यवस्था को हम कहते हैं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला, साथ ही साथ चार पैरों की बजाय दो पैरों पर चलने के लिए जो शारीरिक ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती थी, वो अब कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय ये लाभ उल्टा हो गया। अब बंदर हमसे तेज दौड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो चार पैरों के बल दौड़ते हैं और हम दो पैरों के बल। हमारे पास चलने की क्षमता बंदर से ज़्यादा है, लेकिन बंदर के पास हमारे से दौड़ने की क्षमता ज़्यादा है। लेतोली, तंजानिया में मिले होमिनिड के पदचिह्नों के जीवाश्मों और हादार, इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से पता चलता है कि तात्कालिक मानव के दो पैर होते थे, मतलब दो पैरों पर मानव चलने लगा था। ठीक है, हम इसके अवशेष जो जो यहाँ पे आपको नाम दिए गए, लेतोली, तंजानिया में मिले होमिनिड के पदचिन्ह, जैसे कि आपको अगर आप अपनी अनुभाग का आवरण देखेंगे, उसको जहाँ पे आपका लिखा है कि प्रारंभिक समाज, उसको आप अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी पिक्चर भी दी गई है कि किस प्रकार वहाँ पर मानव के पैर के फुटप्रिंट्स हैं, और वो इस बात को दिखाते हैं कि होमोनिड दो पैरों पर चलने लगे थे। इस स्लाइड में सारी चीज़ नहीं आ सकती, इसलिए कुछ एक चीज़ मैं डाल देता हूँ और कुछ एक चीज़ आप बुक में से देख लीजिएगा। ओके, लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व ध्रुवीय हिमाच्छादन, अब हम कौन से मानव की बात कर रहे हैं? अब तक हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमिनिड की जो एक शाखा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे कहानी में ट्विस्ट आता है थोड़ा। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से, हिमयुग के प्रारंभ से, जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए, तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथिकस के प्रारंभिक स्वरूप, जो कि जंगलों में रहने के आदी थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजाति आ गई जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी, और इसमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस की स्टोरी खत्म होती है आज से 25 लाख साल पहले। 56 लाख साल पहले तो वो जन्मे थे। ठीक है, होमिनिड की एक शाखा थी, 56 लाख साल पहले वो जन्मे थे, और 56 लाख साल पहले वो जन्मे, लेकिन 25 लाख साल पहले हिमयुग प्रारंभ हो गया, हमारा ध्रुवीय हिमाच्छादन हुआ, मतलब पृथ्वी पर बर्फ जमने लगी। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन आ गया, वनस्पति नष्ट होने लगी, जंगल नष्ट होने लगे, और जिसके कारण ऑस्ट्रेलोपिथिकस नष्ट हो गए, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे। और फिर उनकी जगह एक ऐसी प्रजाति जन्मी जो कि सूखी परिस्थितियों में रह सकती थी। देखिए, जलवायु परिवर्तन हुआ और उसके कारण जो हमारे ऑस्ट्रेलोपिथिकस है वो नष्ट हो गए, क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों में नहीं रह सकते थे आज से 25 लाख साल पहले, और उनकी जगह मानव की नई प्रजाति जन्मी, जिसको हमने नाम दिया होमो। होमो, जो कि एक किसका समूह है? मैंने आपको बताया होमिनिड की एक शाखा है होमो भी, और ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए और फिर उसके बाद आए हमारे होमो, आज से 25 लाख साल पहले, जब हमारा हिमयुग प्रारंभ हुआ। आप समझ गए, अब कहानी स्टार्ट होती है हमारे होमो की, और होमो का मतलब होता है आदमी। कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उनके स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म मिले हैं, जैसे कि जर्मनी के शहर। यहाँ पर एक और स्लाइड यहाँ पर नहीं आई है, जैसे कि होमो लातीनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। होमो लातीनी भाषा के एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल है, वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। इस प्रकार के जीवाश्मों को होमो हैबिलस, औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, और होमो सैपियंस, प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। होमो जो वर्ड है उसका लातीनी भाषा का वो शब्द है और उसका मीनिंग होता है आदमी। आदमी ये नहीं कि मेल मेल, उसके अंदर फीमेल भी शामिल है। आदमी की जगह अगर आप मनुष्य लिखें तो बहुत ही अच्छी तरह आप समझ जाएंगे। आदमी जिसके अंतर्गत
पुरुष और स्त्री दोनों शामिल है। और जो वैज्ञानिक हैं उनको होमो होमो जो प्रजाति है जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आई, उसको बांटा है बहुत सारे पार्ट्स में, जिसमें से 3 प्रमुख है, जैसे कि आपका होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। होमो इरेक्टस का मतलब जो पैरों के बल खड़े होकर चलते हैं। होमो हैबिलस का मतलब औजार बनाने वाले मनुष्य, और होमो सैपियंस प्राज्ञ या फिर चिंतनशील मनुष्य, जैसे कि हम हैं, मतलब हम चिंतनशील हैं, हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं। हमारा विकास अब तक की मानव की प्रजातियों में सबसे ज़्यादा विकसित है और हम होमो सैपियंस हैं। तो होमो को कई पार्ट्स में वैज्ञानिकों ने डिवाइड कर दिया। होमो हैबिलस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डोवई-गार्ड्स से प्राप्त हुए हैं। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप से पाए गए हैं, यथा जैसे कि कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना केन्या, मोड जकोर्ते और संगीरन जावा। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में प्रवर्ती काल के हैं, इसलिए अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 25 लाख साल पहले गए। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख साल पहले तक जीवित रही। आगे आपको बताया गया कि हमें होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस के जो अवशेष है वो कहाँ-कहाँ से मिले। तो इससे ये संभव होता है कि जो होमिनिड है वो पूर्वी अफ्रीका से चलकर सबसे पहले दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका गए, उसके बाद दक्षिणी और पूर्वोत्तर एशिया गए, फिर यूरोप में गए, और इसके जो हमें अवशेष हैं वो 20 से 25 लाख साल पहले के मिलते हैं, और हम कह सकते हैं कि 10 लाख साल पहले ये प्रजातियाँ जीवित रही होंगी। कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उनके स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले, जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया है, जबकि नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो नियंडरथैलेसिस श्रेणी में रखा गया। मतलब कुछ ऐसे जीवाश्म हमने उनका नाम जहाँ पर वो मिले हैं उनके आधार पर रखा है, जैसे कि जो हमें होमो के जो जीवाश्म हैं, जैसे कि हमें जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में जो मिले हैं उसका नाम हमने होमो हाइडलबर्गेसिस रख दिया। जो नियंडर घाटी में मिले हैं उनका नाम नियंडरथैलेसिस रख दिया। यूरोप में मिले सबसे पहले जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो नियंडरथैलेसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सैपियंस प्रजाति के हैं। ठीक है। हाइडलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष पहले से 1 लाख वर्ष पूर्व दूर दूर तक फैले थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए थे। नियंडर मानव मोटे तौर पर 1,30,000 वर्ष से 3500 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गई। आपको टाइमिंग दी गई है कि हाइडलबर्ग मानव आज से 8 लाख वर्ष पहले से 1 लाख वर्ष पहले तक हुए। नियंडर मानव 1,30,000 वर्ष पहले से 35,000 वर्ष पहले तक हुए। अब यहाँ पे कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि होमो सैपियंस 1,60,000 वर्ष पहले से, तो जो नियंडर मानव है, नियंडरथल और जो होमो सैपियंस है वो एक दूसरे के समकालीन थे, मतलब दोनों एक ही टाइम पर थे। नियंडरथल मानव और हमारे जो होमो सैपियंस है वो दोनों एक ही टाइम पर थे। और कई बार तो ये माना जाता है कि जो होमो सैपियंस है उन्होंने नियंडरथल मानव का पतन कर दिया, मतलब उन्होंने नियंडरथल मानव को दबा लिया क्योंकि होमो सैपियंस के पास बुद्धि ज़्यादा थी। तो नियंडरथल मानव 1,30,000 साल पहले से शुरू हुए और आज से 35,000 वर्ष तक रहे, जबकि जो हमारे होमो सैपियंस है वो आज से 1,60,000 पहले से शुरू हुए और अब तक चल रहे हैं। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। कौन? नियंडरथल मानव। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता है, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए होते हैं। आप अपनी तुलना कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता है, जबड़े बाहर की कम निकले हुए होते हैं, मतलब अंदर की तरफ होते हैं। दांत छोटे होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ, और बंदरों के दांत आपने देखे हैं बड़े होते हैं। उनमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनकी खान पान में हुई भिन्नता से संबंधित है। जैसे कि जबड़े में जो परिवर्तन आया है वो इसलिए आया ताकि उनके खान पान में परिवर्तन आ गया।
जब आप मांस खाएंगे तो आपके दांत ज़्यादा नुकीले और ज़्यादा बड़े होंगे, और जब आप शाकाहारी खाने लग जाएंगे तो आपके दांत छोटे होने लग जाएंगे। तो खान पान की जो प्रवृत्ति में हमारा परिवर्तन आया, उसके कारण जबड़ों और दांतों में परिवर्तन आया। ओके, आगे ये आपको टेबल दी गई है, इसको आप खुद पढ़िएगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है ना। चलिए आगे मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ। ये प्राइमेट की है, जिसमें आप सभी बंदरों को देख पा रहे हैं जिनकी पूंछ है और जिनकी पूंछ नहीं है। और प्राइमेट के बाद अब आप अपनी इमेजेस इनसे मैच कीजिएगा। ओके, प्राइमेट के बाद अब हम इनमें से उन बंदरों को निकाल लेते हैं जिसकी पूंछ नहीं है, और उनको हमने कहा होमिनाइड। देखिए इस बंदर की पूंछ नहीं है, चारों पैरों के बल ये लटका हुआ है पेड़ से और पेड़ पर रहता है। अब होमिनाइड से हमने निकाल लिया हमारा होमिनिड। देखिए आप इसको भी ये देख सकते हैं कि ये पेड़ पर ही है, पेड़ पर ही है और दो पैरों पर खड़ा है, जबकि ये चार पैरों पर चढ़ा हुआ है और ये दो पैरों पर पेड़ पर खड़ा हुआ है, होमिनिड। और ये हुआ आज से 56 लाख साल पहले, इसको हम मानव कह सकते हैं। इसकी एक शाखा थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो चारों पैरों दो पैरों के बल चल सकती थी। वो आज से 56 लाख साल पहले हुई थी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस खत्म होने के बाद हमारे होमो आए, और होमो की बहुत सारी शाखाएं थी। होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। होमो हैबिलस मतलब जो पत्थर के औजार बना सकते हैं, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चल सकते हैं, और उसके बाद हमारे होमो सैपियंस जो कि चिंतनशील प्राज्ञ मनुष्य हो सकते हैं। तो ये इमेजेस मैंने आपको दिखाई ताकि आप मानव के क्रमिक विकास की कहानी जान पाएँ। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट कर अवश्य बताएं। और अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ गए हैं तो थम्स अप लिखें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।